नमस्कार, ट्रैवल टुडे टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनोद ठाकुर। दर्शकों, मेरे साथ आज जो शख्सियत बैठी है वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में नशा निवारण को लेकर के बहुत बड़ा अभियान छेड़ा हुआ है और आज कहीं ना कहीं वो इस अभियान में कामयाब हुए हैं, क्योंकि एक बोर्ड का जो गठन है वो सरकार द्वारा, जो कल मीटिंग थी उसमें कहा गया है कि जो सरकार है अब इसको बाकायदा इसको फंड भी करेगी, इसके लिए कई प्रकार की जो चीज़ें हैं वो करेगी। मेरे साथ हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड के संयोजक ओपी शर्मा जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से वो जो है वो नशा को लेकर जिस तरह की जो समस्याएं, चिट्टा है या फिर दूसरी जो नशे की चीज़ें हैं जिसको लेकर हिमाचल में बहुत बड़ी चुनौती जो सरकार के समक्ष खड़ी हो गई है। तो सबसे पहले तो जी आपका स्वागत है ट्रैवल टुडे टीवी में। धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने तो मुझे। सर, पहला विषय सर जो जैसा जो मेरे दर्शक है या लोगों समाज में एक चिट्टा कि लोगों में एक भय का विषय बना हुआ है चिट्टा, तो आखिर मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहूंगा कि आखिर ये चिट्टा है क्या। देखिए, चिट्टा एक हेरोइन का ही वेरिएंट है। हेरोइन का नाम तो आपने सुना होगा। हेरोइन अफीम और एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रोसेसिंग से एक ऐसा नशीला पदार्थ बनता है जो बड़ा भयंकर है अपने आप में। और हेरोइन के अंदर कुछ और चीज़ें जैसे एम्फेटामाइन टाइप स्टिमुलेंट्स है या कुछ और ऐसे पदार्थ उसमें मिला करके लोग इसका एक ऐसा नशीला पदार्थ बना देते हैं जो चिट्टा। चिट्टा मैंने पंजाब के अंदर ये, क्योंकि ये सफ़ेद रंग का होता है तो इसीलिए इसका नाम चिट्टा पड़ गया। बेसिकली ये बेसिकली एक ओपियोइड है और ये एक सेमी सिंथेटिक सिंथेटिक ड्रग है बेसिकली, जो बहुत ज़्यादा भयंकर है। इसके जो दुष्प्रभाव है वो ऐसे, जो भी व्यक्ति इसका सेवन करता है उसके ब्रेन के अंदर इरिवर्सिबल चेंजेस आ जाते हैं, यानी कि दोबारा से वो उस नॉर्मल अवस्था में आने में उन्हें बहुत परेशानी रहती है। तो इसीलिए इसका ये भय है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी रिपोर्ट्स मीडिया में आती हैं, हम लोग सुनते भी हैं, हम अपने इलाकों में भी ऐसी बातें, कुछ दुर्घटनाएं हो रखी हैं। जनरली हम कहते हैं कि ये ओवरडोज की वजह से, चिट्टे की ओवरडोज की वजह से कोई मृत्यु हो गई या कुछ इस तरह से हो गया। असल में बात यह है कि हमें ये पता ही नहीं है कि इसके अंदर किस तरह के नशीले पदार्थ इसमें पड़े हुए हैं। तो ये इसीलिए हमारे लिए एक बड़ा परेशानी का ये एक मुद्दा है, क्योंकि जब तक उन लोगों को ये पता ही नहीं कि वो किस चीज़ को इंजेक्शन के माध्यम से ले रहे हैं या उसका स्निफिंग कर रहे हैं, तो ये तो फिर वो ओवरडोज कह लो या कुछ भी कह लो, मतलब बड़ी भयंकर सी परिस्थिति है ना। अब इसके लिए लैब्स भी जो है, लेबोरेटरीज, उनको भी अपस्केल अपडेट किया जा रहा है प्रदेश सरकार के द्वारा। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम के सहयोग से हमारी लेबोरेटरीज के जो हमारी साइंटिस्ट हैं उनको भी कुछ प्रशिक्षण भी दिए जाने हैं, क्योंकि अब इसकी सप्लाई को रोकना है तो इसके ऊपर आपको केस अगर दर्ज करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली कौन सा पदार्थ है, और हमारी जो लेबोरेटरीज हैं वो भी सक्षम होनी चाहिए कि इसके प्रति जो टेस्ट उनको करना है उसमें बिल्कुल क्लियरली आना चाहिए, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी में एविडेंस आपको प्रॉपर आपके पास होना चाहिए, है ना। तो ये इसीलिए इसका डर है, क्योंकि इसमें हमें ये पता नहीं चला कि इसमें क्या चीज़ें हैं इसमें बेसिकली। तो ये डर है, ये एक जहर है, बस इतना पता है ये जहर है, और किसी ने कुछ ले लिया, ज़्यादा ले लिया और शरीर में क्षमता नहीं है यदि, तो वो मृत्यु का कारण बन जाता है। अच्छा सर, हिमाचल प्रदेश में सर सबसे ज़्यादा जो इससे जो प्रभावित है, नशे से जो प्रभावित है, या फिर यूँ कहें कि ये जो बीमारी चिट्टा है इससे जो प्रभावित है, तो कौन सा जिला आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश का इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है। देखिए, जो पंजाब के साथ सटे हुए ज़िले हैं, ज़िला कांगड़ा है, ज़िला ऊना है, बिलासपुर का भी कुछ पार्ट है, और इस तरफ से कुल्लू, मंडी, ज़िला शिमला, ज़िला सोलन, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित है। आप कांगड़ा और ऊना आप देखेंगे तो जो स्मगलिंग के रूट्स है, जो इन्फ्लक्स है ड्रग का, वो ज़्यादा उस तरफ से रहता है, और वो पाकिस्तान साइड से भी हो सकता है, क्योंकि छन्नी है, मिर्थल है पंजाब का, इधर का छन्नी एरिया है, नूरपुर वाला एरिया है, आपका ज्वाली क्षेत्र है, इंदौरा वाली बेल्ट है, ठीक है, और आगे तक आप पूरे पूरे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप चले जाएँ, वो उस तरफ की सप्लाईज का ज़्यादा प्रभाव है। शिमला है, सोलन है, सिरमौर है, आपका मंडी कुल्लू भी है, और बिलासपुर है। यहाँ पे जो रूट्स हैं वो ज़्यादातर दिल्ली साइड से है, उस तरफ से इसका फ्लो है। हालांकि जब हम इंटरनेशनल लेवल पे इसका एनालिसिस करते हैं तो जो सोर्स कंट्रीज़ है
ज़्यादातर यही है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, या साउथ ईस्ट एशिया से, म्यांमार साइड से, उस तरफ से, नॉर्थ ईस्टर्न साइड से ये आती हैं। कहीं से भी ये पहुंच जाती हैं। हिमाचल में उत्पादन हुआ कोई चीज़ नशा है, पूरी दुनिया में से ट्रैवल करके उसके बाद वो हिमाचल में ही मिल जाता है। तो अब ये दुनिया बड़ी छोटी है, डार्क वेब है, इंटरनेट के माध्यम से ऐसी डीप वेब में लोग घुस जाते हैं, युवा उसमें घुसते हैं, और दुनिया के किसी कोने से 10 दिन के अंदर वो ड्रग की डिलीवरी अपने घर में करवा देते हैं, अपने पड़ोस में, अपने दोस्त के घर में करवा देंगे, ठीक है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो आया है वो आया है जन जागरण का, क्योंकि मार्केट और ये जो डिमांड जो पैदा हो रही है, ये जो डिस्ट्रिक्ट हमारे जो प्रभावित हो रहे हैं, या जो पॉपुलेशन इसमें ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, तो उसमें हमने ये पाया है कि जन जागरण बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। यानी कि जो सरकारी हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, प्रवर्तन जो के जो कार्यालय है, जैसे पुलिस है, आबकारी कराधान है विभाग है, आपका ड्रग कंट्रोलर है ना, ऐसे, या डिपार्टमेंट रेवेन्यू है जो एनडीपीएस एक्ट में जो अधिकृत है, इम्पावर्ड है केस बनाने में, लोगों को पकड़ने में, धरपकड़ करने में, सप्लाई को रोकने में, वो तो है ही है, वो तो करना ही है, उसमें ट्रेनिंग्स भी देना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमको करनी है, मैन पावर भी बढ़ाना है, इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए, बैकअप होना चाहिए, सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए, है ना, वो सब चीज़ें करनी है। जो 50% जो समस्या है वो समस्या है मार्केट को ख़त्म करने की, और वो जो डिमांड, क्योंकि डिमांड तो मार्केट तो घर घर में पैदा हो जाएगी यदि, तो आपकी पुलिस या आपका जो लॉ इन्फोर्समेंट स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करेगा, कितना कर पाएगा अल्टीमेटली। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि साहब हम समाज के अंदर और प्रत्येक जनप्रतिनिधि को, पंचायत पंच से लेकर के, है ना, मंत्री तक, सभी माननीयों को भी अब इसमें बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा। शिक्षक वर्ग है, इनका बहुत बड़ा रोल है, जिस तरह से हम अभियान आजकल शिक्षण संस्थानों में चलाए हुए हैं, बहुत बड़ा रोल है। एनजीओ सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है ना। तो डिमांड को खत्म करने के लिए जन जागरण अभियान का होना बहुत आवश्यक है, और सरकार ने बहुत बड़े स्टेप इसमें उठाए हैं, क्योंकि वर्तमान में परिस्थितियों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में माननीय जयराम ठाकुर जी का मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ। उन्होंने बहुत ऐतिहासिक कदम उठाए हैं इस टेन्योर में। हालांकि हम लोग कोरोना काल से भी गुजरे हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई हैं, उतनी गति से हम नहीं कर पाए हैं, है ना, लेकिन फिर भी हमने बड़े छोटे से अंतराल में हमने बहुत कुछ कर लिया। हम नशा निवारण नीति लेके आए, हमने उसको अधिसूचित भी कर दिया, हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया है, हमने स्टेट में डेडिकेटेड नशा निवारण फंड का भी पिछले कल जो हमारी सम्माननीय मंत्रिमंडल ने उसको अप्रूव कर दिया है। तो अब जो पॉलिसी बनी है, हम उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने पे हम लोग आ चुके हैं। धीरे धीरे जब सामूहिक तौर पे इसके ऊपर प्रहार होगा, मुझे लगता है कि हम लोग लोगों को भी मना पाएंगे, उनको भी अवेयर कर पाएंगे कि साहब इसको नहीं करना है, इससे बचना है, और साथ ही साथ हम उन ऐसे जो गैंग्स हैं उनकी धरपकड़ में भी, सप्लाई को रोकने में भी हम सक्षम होंगे। अच्छा सर, भरमौर जैसे क्षेत्र में इसका कहीं ना कहीं हलचल सुनाई दी थी, कुछ एक जगह पर पुलिस ने छापामारी भी की थी, तो आपको नहीं लगता कि भरमौर जैसी जगह पर एक ऐसी बीमारी का पहुंचना पुलिस का फेलियर है? पुलिस का फेलियर तो मैं इसमें नहीं, मैं ये कहता हूँ हमने जो ये एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है, ये इसीलिए किया है। असल में हुआ क्या है कि होता क्या है, जब समाज के अंदर कोई ऐसी परेशानी जब बढ़ती है, स्केल अप होती है, तो उसके अनुरूप, उसके बराबर में या उससे ज़्यादा स्केल पे हमारा अपना इन्फोर्समेंट का और इंटेलिजेंस का मैकेनिज्म भी होना चाहिए, है ना जी, तभी तो हम उसको नियंत्रण में कर पाएंगे। तो हमने जब पॉलिसी निर्धारण जब किया, तो उसमें हमने यही पाया कि हम लोग जो समस्या है, उसका स्केल है, उसके बराबर हम खड़े नहीं हैं। हालांकि हम हजारों केसेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, केसेस तो बहुत सारे हो रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी समाज पे इसका बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। पुलिस देखिए, पता नहीं 120 डिफरेंट एक्ट्स में उलझी रहती है, लॉ एंड ऑर्डर में उलझी रहती है, और न जाने कोई जेल ड्यूटी है, कोई कोर्ट ड्यूटी है, कोई उनको बहुत सारी चीज़ें और भी करनी पड़ती है। कहीं पे मेला लग रहा है तो वहाँ पे भी उन्हीं की आवश्यकता है, कोरोना हुआ तो वहाँ पे भी पुलिस की आवश्यकता है, कोई भी इमरजेंसी पड़ रही है तो वो उसमें पुलिस की शामूलियत है। पुलिस का बहुत बड़ा रोल है। पुलिस
हर जगह पे आप यदि सोचेंगे कि अब इसके ऊपर भी ये पूरी तरह से, तो वो डिवाइडेड है बेसिकली। आपके थाना में कितना स्ट्रेंथ है, आपकी चौकी में कितना स्ट्रेंथ है ना, और पॉपुलेशन कितना है। और यदि कहीं पे छन्नी की तरह हो जाए, जहाँ पे मतलब लोग इसमें इसकी ट्रैफिकिंग में ज़्यादा संलिप्त हो जाए, उनको एक केस हो जाए, 4 केस हो जाए, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अगर उनका साइकोलॉजी वैसा हो गया, तो हम क्या कर लेंगे, वो ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे, है ना। इसीलिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। सीआईडी के जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं वो इसके चेयरमैन हैं, उनकी अगुवाई में ये काम करेगी। नशा निवारण बोर्ड के साथ समन्वय में वो काम करेगी। हालांकि पुलिस जो है वो इंडिपेंडेंट है, एनडीपीएस एक्ट के तहत वो अपना काम पहले से ही करती आई है, बखूबी निभाती आई है और भी करेगी। लेकिन अब इसको समग्रता के साथ इसको डील किया जाएगा, इस इशू को, जो कि पहले हम नहीं करते थे। पहले हम सिर्फ यही करते थे कि लोगों को पकड़ते हैं, उनको जेल में डालते हैं, उनको न्याय दिलवाते हैं, उतना ही काम हम करवाते हैं। लेकिन अब हम इसके जितने भी बिंदु हैं, चाहे वो उत्पादन है, चाहे वो तस्करी है, चाहे अब्यूज़ है, चाहे वो अवेयरनेस कैंपेन है, चाहे जो बीमार है नशे की वजह से उनका उपचार है, परामर्श है, या उनका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट है, नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना की बात है ना, साइकियाट्रिस्ट की अपॉइंटमेंट्स की बात है, ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी की बात है, जहाँ बहुत ही ज़्यादा परेशानी है और जिस पेशेंट को हमें बचाना है, नहीं तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसको ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी देके ऑल्टरनेटिवली हम उसको बचा सकते हैं। वो कुछ समय, कुछ साल और भी जीवन जी सकता है, इस राष्ट्र निर्माण में कुछ ना कुछ और भी सहभागिता अपनी निभा सकता है। तो वो वाले सिस्टम्स को भी अडॉप्ट करना है ना। तो ये तमाम बिंदु के ऊपर सरकार काम कर रही है। फेलियर हम नहीं मानते हैं, क्योंकि समाज भी मान नहीं रहा है। एक तरफ से समाज के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा, समाज में भी तो डिसिप्लिन होना चाहिए ना। तो वो लाइफस्टाइल, लोग अपने लाइफस्टाइल को अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। असल में हम लोग जब से पाश्चात्य संस्कृति की तरफ चले गए, हमने अपने मूल्यों को, हमने अपने सामाजिक मूल्यों को, हमने अपनी जो वैल्यूज़ थी, जब उनको हमने ख़त्म कर दिया, उससे हम हट गए, है ना। तो हम धीरे धीरे क्या हो गया, हम ऐसी परिस्थितियों में हम घुसने लग गए, और इसमें ये विषमताएं पैदा होने लगी, और ऐसी परेशानियाँ आ गई हैं। तो फेलियर तो मैं नहीं कहता, इतना मैं जरूर कहता हूँ कि हाँ, हम जो प्रॉब्लम है उसके बराबर हम खड़े नहीं हैं। यदि हम खड़े होते तो शायद इस बोर्ड का गठन करने की आवश्यकता न होती, हमको ये सब करने की आवश्यकता न होती। लेकिन अब हम उसके बराबर खड़ा होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है हम लोग इसको ओवरकम कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये 5 वर्ष है। इन 5 वर्षों में यदि हमने कुछ अच्छा कर दिया तो हम इसको रोक पाएंगे यहाँ पे। अगर हम नहीं कर पाए तो हम इसको रोक नहीं पाएंगे, और अगर हम रोक नहीं पाएंगे तो आप पंजाब में देख लीजिए, दुनिया के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे परिस्थितियाँ बाहर हो गई है, नियंत्रण से बाहर हो गई। अच्छा सर, एक अहम सवाल है कि सरकार भांग की खेती की बात करती है, दूसरी तरफ ऐसे बोर्ड का गठन किया जाता है, तो आपको नहीं लगता कि एक तरफ तो सरकार भांग की खेती को बढ़ावा देने की बात करती है, दूसरी तरफ नशा रोकने के लिए ऐसे बोर्डों का गठन किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो थोड़ा सा विरोधाभास नहीं लगता आपको सरकार की नीतियों में? ना, बिल्कुल नहीं। इसको समझने की आवश्यकता है। सरकार चरस के उत्पादन का लीगलाइजेशन नहीं कर रही है। क्या कर रही है? नहीं कर रही है। तो मुझे ही समझ नहीं आ रहा कि ये समाज में ऐसी बातें क्यों फैलती है। कैनबिस का यदि कोई बात आई भी है तो उसको रेगुलेट करेगी सरकार, या उसको कंट्रोल तरीके से, उसमें जो फायदेमंद जो चीजें हैं, चाहे वो औषधि हो, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे और कई सारी चीजों में उसका उपयोग हो, उससे संबंधित उन चीजों को मैन्युफैक्चर करेगी, वो फैक्ट्रीज लगेंगी, है ना। उसके लिए उत्पादन होगा जो कि पूरी तरह से रेगुलेट किया जाएगा, उसमें से 1 ग्राम भी कोई चीज इधर उधर नहीं जाएगी। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें जैसे हेम्प है, फॉर एग्जाम्पल, हेम्प को आप रेगुलेट करेंगे तो उसमें जो THC है, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल है, वो 1% होता है, उसमें नशा होता ही नहीं उतना, ठीक है ना। अब उससे आपको रेशा बनाना है, उसको फाइबर बनाना है, उससे कपड़ा बनना है, उसको ऐसे उद्योग वहां स्थापित होने, तो उसमें कहाँ प्रॉब्लम है। वो जो सीड है, वो सीड एक सीड बैंक बनेगा, सीड बैंक में उसमें से जो नशीला जो तत्व है वो उसे निकाल दिया गया होगा, ठीक है ना। तो उसमें तो इश्यू ही नहीं है। यस, जो दवाइयों में, औषधियों में जो टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल का या ऑयल का जहां पे उपयोग है, वहां पे फिर व्यवस्था भी, जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, इसकी पिलफरेज ना हो जाए, इसका डाइवर्शन ना हो जाए अवैध तरीके से, इसकी तस्करी ना हो, उसके प्रॉपर उसके प्रिवेंटिव मेजर्स एट प्लेस होंगे।
सीसी कैमराज होंगे, जहाँ पे उत्पादन हो रहा हो पूरी तरह से उसको या तो वो बिल्कुल प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन होगा, ठीक है ना, और वो बिल्कुल बंद उसमें होगा। अगर ओपन में होगा तो भी उसका वहाँ पे इंस्पेक्टर्स वहाँ पे तैनात होंगे, मैन पावर होगी प्रॉपर, वहाँ से एक भी जो है वो कैनबिस का जो फ्लावर है वहाँ से बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है ना, प्रॉपर निगरानी में होंगे। और वहाँ से उसको जब उसका काटेंगे, निकालेंगे भी उसको और फैक्ट्री तक लेके जाएंगे, तो वो जो बीच में जो गाड़ी है उसके ऊपर प्रॉपर नजर होगी, कितने बजे चली और कितने बजे वो पहुंचनी चाहिए, उतने बजे वो पहुंचनी चाहिए। नहीं पहुंची तो एक दस्ता जा करके उसे इंटरसेप्ट करेगा कहाँ पे गई वो, ठीक है ना। ये जो नियंत्रण है ये ऑलरेडी एट प्लेस है। देखिए हम आपको बताएं, ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है ना, ये जिसका हेरोइन में भी, जिसका अदरवाइज बनाने में लोग उपयोग कर लेते हैं, जो तस्कर लोग हैं जिन्होंने ओपियम में इसको मिक्सअप करके करते हैं, तो एसिटिक एनहाइड्राइड भी जो है ये कंट्रोल्ड सब्सटेंस है एनडीपीएस एक्ट के दृष्टि से इसके अंदर। तो उसका जहाँ उत्पादन होता है फैक्ट्री के अंदर, और वहाँ से जहाँ पे इसकी, क्योंकि इसके और कई सारे यूज़ हैं दूसरी फैक्ट्री में, दूसरे चीज़ों में, उत्पादन में इनके बहुत सारे यूजेस हैं, है ना। तो वहाँ से इनको जब ट्रांसपोर्ट करना होता है तो वो जो चीज़ है जब चलती है वहाँ से उसको पूरी तरह से उसको मॉनिटर किया जाता है। ट्रैवल टुडे टीवी से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच जो आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और हम फिर भी इस संवाद को आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू।